दोस्तों, अगर आप एआईबी के एग्जाम में एक या दो बार फेल हो चुके हैं या फिर आप पहली बार एआईबी का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसे एक ही बार में पास करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही बनाया गया है। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 20 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं जो अगर आपने सही से समझ ली और अप्लाई कर ली तो एआईबी एग्जाम को एक बार में पास करना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं बल्कि एकदम आसान हो जाएगा। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट जब एआईबी का रिजल्ट देखते हैं और फेल लिखा हुआ देखते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं फेल कैसे हो गया। और धीरे धीरे मन में यह बैठने लगता है कि शायद कानून मेरी समझ से बाहर है। तो मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि इन 20 टिप्स और ट्रिक्स को समझ लो। पहली टिप्स यह है दोस्तों कि सबसे पहले और सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि एआईबी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। यहां ना तो आपकी रैंक बनती है और ना ही आपको किसी और से आगे निकलना है। यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जहां बार काउंसिल ये देखती है कि क्या आप एक एडवोकेट बनने के लायक कानून की बेसिक समझ रखते हैं या नहीं। इसीलिए इसे यूपीएससी या जुडिशरी की तरह सोचकर खुद पर अनावश्यक दबाव मत डालिए। दूसरी, एआईबी के न्यू सिलेबस की बात करें तो इसमें लगभग 19 विषय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 19 विषयों को बराबर बराबर समय देना है। असली समझदारी यह है कि आप सबसे पहले यह पहचाने कि कौन से विषय हाई वेटेज हैं, यानी जिनसे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि वही आपको पास कराते हैं। और इसी से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि क्रिमिनल लॉ यानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट एआईबी पास करने की असली रीड है, क्योंकि हर साल करीब 30 से 35 सवाल यहीं से आते हैं। और अगर आपको यह क्लियर हो जाए कि अपराध कब बनता है, एफआईआर कब दर्ज होती है, पुलिस कब अरेस्ट करती है, मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस कब लेता है और एविडेंस को अदालत कैसे देखती है, तो आधा पेपर आपने यही निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए कि आईपीसी में सेक्शन रटने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझना जरूरी है कि चोरी में बेईमानी की नीयत क्यों जरूरी है, धोखाधड़ी में शुरुआत से इंटेंशन क्यों देखा जाता है, क्योंकि एआईबी में सवाल हमेशा कहानी बनाकर पूछा जाता है, सीधे धारा पूछकर नहीं। इसी तरह सीआरपीसी में आपको बस यह याद रखना है कि एफआईआर से लेकर ट्रायल तक की बेसिक प्रक्रिया क्या होती है, जैसे पुलिस कब बिना वारंट अरेस्ट कर सकती है, मजिस्ट्रेट रिमांड कब देता है और चार्जशीट कब दाखिल होती है। क्योंकि प्रैक्टिकल सिचुएशन देखकर एआईबी में सवाल पूछा जाता है। अब एविडेंस एक्ट की बात करें तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रजम्पशन जैसे कंसेप्ट बहुत काम आते हैं। जैसे चेक बाउंस के मामले में कानून एक्यूज के खिलाफ प्रजम्पशन क्यों बनाता है और उसे रिबट कैसे किया जाता है। अब संविधान पर आते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल नंबर नहीं पूछे जाते बल्कि कंसेप्ट पूछे जाते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कब लगाया जा सकता है, रिट ज्यूरिसडिक्शन कब इस्तेमाल होती है। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी को बिना सुने निकाल दिया गया, तो यह सही है या नहीं, यहीं से सवाल बनता है। अब एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेट एक्ट को ज्यादातर छात्र हल्के में ले लेते हैं, जबकि न्यू सिलेबस में इससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एडवोकेट क्लाइंट से पैसा कब नहीं ले सकता, मिसकंडक्ट क्या होता है और बार काउंसिल उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, ऑफर और एक्सेप्टेशन क्या है, कंसीडरेशन क्यों जरूरी है और ब्रीच होने पर रेमेडी क्या मिलती है। जैसे एग्रीमेंट से मुकरने पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब मिलती है। और एनआई एक्ट से चेक बाउंस के सवाल तो लगभग हर साल आते ही हैं, जहां सेक्शन 138 की इंग्रेडिएंट्स, नोटिस पीरियड लिमिटेशन और सेक्शन 139 की प्रजम्पशन पूछी जाती है।
जैसे अगर किसी ने 1,40,000 रुपए उधार लिया और 1.5 लाख का चेक दिया, तो डिफेंस क्या होगी? सीपीसी में भी आपको सिर्फ कोर एरिया पर ध्यान देना है, जैसे शूट और डिक्रीम का फर्क, अपील और रिवीजन में अंतर, एग्जीक्यूशन कैसे होती है और ज्यूरिसडिक्शन कैसे तय होती है। ड्राफ्टिंग एआईबी में ड्राफ्टिंग भी पूछते हैं। साथ में फैमिली लॉ में डिवोर्स के ग्राउंड, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप जैसे बेसिक कंसेप्ट है वो काफी अब पूछे जाते हैं। और पर्सनल लॉ रटने की जरूरत नहीं है। और लेबर लॉ में वर्कमैन की डेफिनेशन, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन जैसे मुद्दों से ही सवाल बनते हैं। इसलिए सिलेक्टिव पढ़ाई सबसे सही स्ट्रेटेजी है। एनवायरमेंट लॉ है, मैं पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जैसे सिद्धांतों पर ध्यान दीजिए। फैक्चुअल डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर अगर 15 बिंदु टिप्स देखें तो साइबर लॉ और आईपीआर में आईटी एक्ट के बेसिक ऑफेंस और कॉपीराइट ट्रेडमार्क के एलिमेंट्री कंसेप्ट आते हैं, इसलिए इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझ लीजिए कि एआईबी ओपन बुक एग्जाम जरूर है, लेकिन ओपन बुक तभी काम करता है जब आपने पहले से प्रैक्टिस की हो। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सवाल किस बेयर एक्ट में मिलेगा और कहां देखना है। फिर केस लॉ रटने की गलती मत कीजिए, बल्कि उनके प्रिंसिपल्स समझिए, क्योंकि एआईबी में नाम नहीं बल्कि रेशियो पूछा जाता है। और फिर एग्जाम हॉल में सबसे बड़ी जीत टाइम मैनेजमेंट होती है, इसलिए पहले आसान सवाल, फिर लो बेस्ड और अंत में डाउटफुल सवाल करें ताकि घबराहट ना हो। फिर सारे जो क्वेश्चन है उनका अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए हर सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक से भी कई बार सही जवाब निकल कर आ जाते हैं। और अब आखिरी बात जिसे मैं सबसे ज्यादा जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह है कि आपको खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि एआईबी का मकसद आपको एडवोकेट बनने से रोकना नहीं, बल्कि यह देखना है कि आप कानून की बेसिक समझ रखते हैं या नहीं। और अगर आपने बेयर एक्ट पर आधारित हाई वेटेज सब्जेक्ट पर फोकस्ड और प्रैक्टिकल तरीके से तैयारी की है तो अगली बार एआईबी में फेल होना लगभग नामुमकिन है। बहुत से वकील पहले फेल हुए, फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और आज सफल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप एक बार में एआईबी का एग्जाम पास कर लेंगे। दोस्तों, ये जो 20 टिप्स मैंने सिंगल टू सिंगल बताए थे, इन पर थोड़ा सा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब एक बार में एआईबी पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही कानून को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।